हेलो बच्चों, कैसे सब ठीक ठाक। आज मैं दिलीप कुमार सिंह आज आपको 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो फिजिक्स का टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। और हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम साइंस के पहले उस पार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमें इस पर्टिकुलर फिजिक्स नाम के अंदर पढ़ना है। तो पहले तो हम ये समझे सर, ये सब चीज़ें तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ज़रूरी ये है कि फिजिक्स को समझा जाए, ठीक है। फिर हम फिजिक्स के पार्ट को समझेंगे और फिर हम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। कह रहे हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि फिजिक्स जो है वो स्टडी है नेचर का। नेचर मतलब हम सब कुछ, हम आप ये दुनिया में जितनी कुछ भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो सब के सब नेचर है। फॉर एग्जाम्पल ये हम ह्यूमन, ट्री या फिर वर्ल्ड और व्हाटएवर जो भी है, ये सब कुछ, ये अर्थ है ना, ये यूनिवर्स, ये सब कुछ नेचर का ही एक पार्ट है। तो इन सब चीज की ये स्टडी लेकिन मैथमेटिक्स की मदद से क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, सो सर हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो सर फिजिक्स में हम बेसिकली हम उसके फिजिकल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फिजिकल स्टडी करते हैं, है ना, जो हमारे आंखों से एकदम दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है, जिसे हम अपने फिजिकल चीजों से हम जिसे महसूस कर सकते हैं, है ना, उनके बारे में स्टडी। जैसे इस विंड का ब्लो होना, कार का मूवमेंट, है ना, क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन का चलना, है ना, इन सब चीजों के बारे, पेड़ से क्या कहता है फल के टूट के गिरना, इन सब चीजों के बारे में। तो ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसे इवेंट चलते रहते हैं, तो उन सब की स्टडी जो है उसको बोलते हैं हम फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स पर्टिकुलर जो साइंस का एक पार्ट है, बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का ये। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में आएंगे जिसको हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि सर फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन, उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है ग्रेविटेशन, उसके बाद है वर्क एनर्जी पावर, और सबसे लास्ट जो है वो है साउंड। मतलब टोटल 5 चैप्टर हमको फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत अच्छे से इन सारे पांचों चीजों को पढ़ने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन, हम वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स का, ठीक है। तो मेरे चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। सर जब मैंने इस वर्ड को डिक्शनरी में सर्च किया, मैं पढ़ने के लिए चला रेस्ट एंड मोशन, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं थोड़ा वर्ड सोचूं, खोजूं, ये है क्या, ये क्या नई चीज है। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जानते नहीं रेस्ट एंड मोशन को, तो बस मैंने ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए। कह रहे कि जब मैंने रेस्ट एंड मोशन वर्ड को डिक्शनरी में सर्च किया तो मुझे रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन कुछ ऐसे मिला, अ स्टेट इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इज कॉल्ड रेस्ट, मोशन अ स्टेट इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड मोशन। दो चीजें थी, एक में ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, दूसरे में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था। क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या फिजिक्स में भी रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन यही होगा या फिर कोई नई चीजें होंगी। तो मैं कहता हूं कि इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी समझते हैं। अभी तक फिलहाल आप यही अपने दिमाग में रखें कि रेस्ट का मतलब है स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एंड मोशन अ स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कह रहे हैं कि सर ये रेस्ट एंड मोशन थोड़ा कंफ्यूजन है, तो पहले मैं वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट करता हूँ फिर साफ करता हूँ उसको, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया रेस्ट मोशन डायलेमा। कहते हैं कि एक आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आप खड़े हैं और सामने से कोई कार जो है वो जा रहा है, कार में 2-4 लोग भी बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है जो कार ड्राइव कर रहा है और आप बाहर खड़े हुए। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जब कार मोशन कर रहा था तो वो उसमें बैठे हुए सारे पर्सन मोशन कर रहे थे, मतलब कार जो है वो आपके लिए मोशन कर रहा है, लेकिन एक पर्सन जो कार में बैठा हुआ है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई हम तो कार में रुके हुए हैं, वो आदमी जो मेरे सामने आपके बारे में कह रहा है वो क्या कर रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, कार आगे की तरफ जा रही है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, उसे ऐसा लगेगा। तो सर मैं रेस्ट एंड मोशन किसको बोलूं? सर मैं कंफ्यूज हो गया, है ना। रेस्ट में कार में वो मोशन कर रहा है, हम तो उसको मोशन बोलेंगे, लेकिन जो कार में बैठा है वो आपको मोशन करते हुए पीछे देखते हुए जा रहा है। तो इसमें हमें डेफिनेशन समझ में नहीं है कि हम किसको रेस्ट में माने और किसको मोशन में माने, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं।
ठीक है। आप सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रेन में देखें, जब आप ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं, आप खुद ट्रेन में बैठे होते हैं और जब जा रहे होते हैं तो सारे ट्रेन जो है वो पीछे की तरफ शहर की तरफ भागता हुआ लगता है और आप लगता है रुके हुए है ना, जबकि उस ट्री के नीचे बैठा हुआ इंसान ये सोच रहा है कि ये ट्रेन बहुत तेजी से आगे की तरफ भागी जा रही है। तो सर ये रेस्ट एंड मोशन तो बड़ा लोचा है, कैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर पाए, है ना। एक डायलेमा है कि कौन रेस्ट में कौन मोशन में। मैं किसी के लिए रेस्ट में हूँ और मेरे लिए मेरी नजर में कोई दूसरा पर्सन मोशन में है। तो सर ये तो अजीब सा कंफ्यूजन हो गया। तो क्या मैं रेस्ट एंड मोशन को ऐसे कैसे समझा पाऊंगा? A state in which object is not moving and motion in a state in which object is moving। ये कंफ्यूजन हो गया ना कि सर मुझे जिसको लग रहा था रेस्ट में वो तो मोशन कर रहा है और जिसको मैं समझ रहा था रेस्ट में किसी की नजर में मैं मोशन में कर रहा हूँ। तो सर ये तो बड़ा अजीब सा चीज हो गया है ना, रेस्ट एंड मोशन। तो सर फिजिक्स में क्या ऐसा करना होगा? तो कह रहे हैं कि इस तरह के डायलेमा को सॉल्व करने के लिए बस एक सिंपल सी चीज दी गई, ठीक है। हम ये बोलेंगे बाद में, हम रेस्ट एंड मोशन को फिर से डिफाइन करेंगे कि वाकई में रेस्ट एंड मोशन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। चलते तो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डायलेमा, ये बात समझ में आई। डायलेमा क्या है कि सर कंफ्यूजन इस बात का है कि कौन सा पर्सन मोशन कर रहा है और कौन सा पर्सन रेस्ट में है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन पे। इस डायलेमा, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने क्या किया, एक ऐसा कंडीशन माना जिसमें एक ट्री के नीचे एक पर्सन खड़ा है, एक कार मूव कर रही है और दूसरा पर्सन भी मोशन कर रहा है, रुका हुआ है। ये कार मोशन कर रहा है और ये रुका हुआ है, स्टैंडिंग, ठीक है, रुका हुआ है। अब देखना क्या हो रहा है। कह रहे कि ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, ट्री के नीचे बैठा ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व किया? उसने अपने पास एक वॉच रख रखा है। उसने देखा कि मेरे सामने से 10 बज के एग्जैक्ट 10 o'clock मैंने किसी कार को आते देखा और मेरे तक आते आते, इस कार को आते आते 10:05 कुछ ऐसा मानो 10:05 में कोई कार इसको क्रॉस कर गया। मेरी बात समझना, ये पर्सन था जो ऑब्जर्व कर रहा था इस कार को। उसने देखा कि 10 बजे वो पर्सन, कार जो था वो कहीं और था, लेकिन 10:05 में वो कार उसको क्रॉस कर गया। ये पर्सन अब इस पर्सन को स्टडी करता है। उसने देखा कि 10 बजे भी ये पर्सन यहीं पे था, 10 बजे भी ये पर्सन यहीं पे था और 10:05 पे भी यहीं पे था। तो सर अब रेस्ट एंड मोशन को इजी से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस पर्सन, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैं इसे पूछने के लिए गया कि भाई बताओ कौन मोशन कर रहा है कौन रेस्ट में है। तो उसने जवाब दिया मुझे कि सर ये कार जो है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ और मेरे रेफरेंस में ये मोशन कर रहा है, क्योंकि वो कहीं और था और 10:05 में वो मेरे को क्रॉस कर गया। मतलब मैं यहां था तो मेरे से उस तक का डिस्टेंस धीरे धीरे वो यहां तक आया, फिर क्रॉस कर गया। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में उसने अपना पोजीशन भी चेंज किया और टाइम किसके साथ साथ, मेरे रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में वो कार पोजीशन भी चेंज की और टाइम भी चेंज हो रहा था। तो इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये कार मोशन में है। जबकि मेरे रिस्पेक्ट में और टाइम के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये पर्सन मेरे रिस्पेक्ट में जहां था 10 बजे वहीं 10:05 पे भी है। मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ये पर्सन मोशन नहीं कर रहा। सर यहाँ 3 बातें आ गई। एक तो टाइम आ गया, मेरे रिस्पेक्ट में बातें कर रहा है ना। तो सर सॉरी 2 बातें है ना, एक तो मेरे रिस्पेक्ट में टाइम की बातें कर रहा है और एक पोजीशन की बातें कर रहा है। तो सर अब रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए? मैं ये बात तो समझ में आया कि सर इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, क्योंकि 10 बजे भी यही था और 10:05 पे भी यही था। इससे इसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आए। जबकि सर इसके रिस्पेक्ट में ये कार जो था वो कहीं और था और अब कहीं और है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में सर ये मोशन कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है। तो सर अब रिस्पेक्ट वाली बात आ रही है। तो मतलब हम ऐसा
कह सकते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई मोशन में है और वही मोशन करने वाला हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है। तो सर ये बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन हुआ, आप सीधी सीधी बात बोलो। तो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि सर रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म है। वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में कोई मोशन कर रहा है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में कोई रुका हुआ है। बट जब भी हमें किसी को डिफाइन करना है कि वो रेस्ट एंड मोशन को कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और टाइम का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इस पर्सन था, ये पर्सन हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट था, टाइम था। इसके रिस्पेक्ट में ये कार मोशन कर रहा था, जबकि इसके रिस्पेक्ट में ये पर्सन रुका हुआ था। मतलब हमारे लिए ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो सर फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए? क्या ये स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट है रेस्ट एंड मोशन का? तो सर ये रेस्ट एंड मोशन का एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। फिजिक्स में उसे हम कैसे पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में कुछ चीजें ऐड करेंगे, यही स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आपको पहले अगर चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं और उसके बाद मैं क्या कहता है रेस्ट एंड मोशन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए लिख लीजिए, तब तक मैं ठीक है बेटा मैं इसको, चलिए अब मैं इसको लिखता हूं रेस्ट का डेफिनेशन। क्या लिखे? इफ एनी ऑब्जेक्ट doesn't change its position with respect to time, with respect to time and reference point। क्या लिखा है? रेफरेंस पॉइंट। वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोलेंगे सर? इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब सर मुझे रेस्ट का डेफिनेशन पहले वाला नहीं देना कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इट मींस दैट पर्सन इज इन रेस्ट। ऐसा नहीं है। आपका ये घर रेस्ट आपके रिस्पेक्ट में लग रहा है, लेकिन जो स्पेस स्टेशन में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में तो ये अर्थ रोटेट कर रहा है। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है मतलब भैया आपका घर भी मोशन कर रहा है ना? आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मतलब सर रेस्ट एंड मोशन एक रेफरेंस पॉइंट मतलब रिलेटिव टर्म है। तो जब कभी भी मुझे रेस्ट एंड मोशन को एक्सप्लेन करना होगा तो हमें एक रिलेटिव टर्म लेना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज रेस्ट? इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। उसी तरह से अगर मैं मोशन एक्सप्लेन करूंगा तो कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट changes, सिंपल इसमें लिखना है, कुछ नहीं इसमें डिफरेंस लिखना है ना। if any object changes its position with respect to reference point and with respect to time, we can say that that object is in state of motion, है ना। तो ऐसा नहीं लिखना है रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन कि सर जो रुका हुआ है वो रेस्ट में, जो मोशन कर रहा है वो मोशन में नहीं। जब भी हम रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे, तभी जाके वो हमारा एक परफेक्ट डेफिनेशन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आज आपको रेस्ट एंड मोशन का एक्सप्लेनेशन दिए हैं। नेक्स्ट डे हम इसमें रिलेटेड और भी टर्म पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियोस के साथ आप पहले ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और फर्दर वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।